हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमजी क्लासेस बाय विकास सर, जिसमें आज हम लोग क्लास 9 का छठवां चैप्टर पढ़ने वाले हैं। वो है जनसंख्या यानी पॉपुलेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट दिया हुआ है जो भी संक्षेप में है। इसके बाद ग्राफ पढ़ेंगे और ग्राफ में के बाद जो भी फैक्ट है और फैक्ट के साथ जो भी शब्दावलियाँ हैं उनको भी हम लोग पढ़ेंगे और लास्ट में हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। तो क्या आप मानव रहित विश्व की कल्पना कर सकते हैं? संसाधनों का उपयोग एवं सामाजिक तथा सांस्कृतिक वातावरण का निर्माण कौन करता है? समाज एवं अर्थव्यवस्था के विकास में मानव का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मानव संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग तो करते ही हैं, वे स्वयं भी विभिन्न गुणों वाले संसाधन होते हैं। कोयला तब तक चट्टान का एक टुकड़ा था जब तक कि मानव उसे प्राप्त करने की तकनीकी का आविष्कार करके उसे एक संसाधन नहीं बनाया। प्राकृतिक घटनाएं जैसे बाढ़ या सुनामी जैसे कि घनी आबादी वाले गांव या शहर को प्रभावित करते थे, तभी वो आपदा बनते थे। इसलिए सामाजिक अध्ययन में जनसंख्या एक आधारित तत्व है। यह एक संदर्भ बिंदु है जिससे दूसरे तत्वों का अवलोकन किया जाता है तथा उसके अर्थ एक महत्व ज्ञात किया जाता है। संसाधन, आपदा एवं विनाश का अर्थ केवल मानव के लिए महत्वपूर्ण है। उनकी संख्या, वितरण, वृद्धि एवं विशेषताएं या फिर गुण पर्यावरण के सभी स्वरूप को समझने तथा उनकी विवेचना करने के लिए मूल पृष्ठभूमि प्रदान करते हैं। मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है, इसलिए यह जानना आवश्यक है कि एक देश में कितने लोग निवास करते हैं और वे कहाँ एवं कैसे रहते हैं। ये जनगणना है, तो हम अभी पढ़ते हैं जनगणना। उनकी संख्या में वृद्धि क्यों हो रही है तथा उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। भारतीय जनगणना हमारे देश की संख्या के संबंधित जानकारी हमें प्रदान करती है। तो पॉइंट है कि जनसंख्या का आकार एवं वितरण। तो भारत की जनसंख्या का आकार एवं जनसंख्या का आधार पर वितरण। तो मार्च 2011 तक भारत की जनसंख्या 12,106 लाख थी, जो कि विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% थी। यह 12.1 करोड़ लोग भारत के 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि विश्व के स्थलीय भूभाग का 2.4% के विशाल क्षेत्र में असमान रूप से वितरित हुए हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां की कुल आबादी 1990 लाख है। उत्तर प्रदेश के देश की कुल जनसंख्या का 16% हिस्सा निवास करता है। दूसरी ओर हिमालय क्षेत्र की राज्य सिक्किम की आबादी केवल 6 लाख ही है तथा लक्षद्वीप में केवल 64,429 लोग ही निवास करते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी केवल 5 राज्यों में निवास करती है। ये राज्य हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आबादी भारत की कुल जनसंख्या का केवल 5.5% है। तो घनत्व के आधार पर भारत में जनसंख्या वितरण हम लोग समझ लेते हैं। तो जनसंख्या घनत्व असमान वितरण का बेहतर चित्र प्रस्तुत करता है। प्रति इकाई क्षेत्रफल में रहने वाले लोगों की जनसंख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। भारत विश्व के घनी आबादी वाले देशों में से एक है। यह फैक्ट है, तो फैक्ट को बाद में पढ़ेंगे। तो 2011 में भारत की जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था, जहां बिहार की जनसंख्या घनत्व 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। वहीं अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति प्रति घन किलोमीटर है। चित्र 6.3 राज्य स्तरीय जनसंख्या घनत्व को असमान वितरण को दर्शाता है। तो 6.3 ये 6.2 है, ये 6.3 है। इसके बाद 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का नाम बताइए। तो आप बता सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में तथा प्रतिकूल जलवायु अवस्थाएं इन क्षेत्रों के विरल जनसंख्या के लिए उत्तरदायी हैं। किस राज्य की जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है और क्यों है? ये भी एक महत्वपूर्ण कि क्वेश्चन बनता है। तो असम एवं अधिकतर प्रायद्वीपीय राज्यों का जनसंख्या घनत्व मध्यम है। पहाड़ी, कटे, छठे एवं पथरीले भूभाग मध्यम की कम वर्षा
और छिछली एवं कम उपजाऊ मिट्टी इन राज्यों में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करती है। उत्तरी मैदानी भाग एवं दक्षिण में केरल का जनसंख्या घनत्व बहुत अधिक है, क्योंकि यहाँ समतल मैदान एवं उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है तथा पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। उत्तरी मैदान की अधिक जनसंख्या घनत्व होने के 3 राज्य के नाम बताइए, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड भी है, बोल सकते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन की प्रक्रिया। तो जनसंख्या एक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। आबादी की संख्या, वितरण एवं संगठन के लगातार परिवर्तन होता है। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास की आपसी संयोजन के प्रभाव के कारण होता है। तो जनसंख्या वृद्धि अब हम लोग समझ लेते हैं। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है कि किसी विशेष समय के अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर, किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। इस प्रकार के परिवर्तन के 2 प्रकार में व्यक्त किया जा सकता है। पहला सापेक्ष वृद्धि तथा दूसरा प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के द्वारा। प्रत्येक वर्ष या एक दशक के बड़ी जनसंख्या कुल संख्या की वृद्धि के परिणाम पहले की जनसंख्या, जैसे कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार, को बाद की जनसंख्या, जैसे 2011 की जनसंख्या के बाद से घटाकर इनमें प्राप्त किया जाता है। इसे निरपेक्ष वृद्धि कहा जाता है। जनसंख्या की वृद्धि का दर दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। इसका अध्ययन प्रति वर्ष प्रतिशत में किया जा सकता है। जैसे प्रतिवर्ष 2% वृद्धि की दर पर का अर्थ है कि दिए हुए किसी वर्ष के मूल संख्या में प्रत्येक 100 व्यक्ति पर 2 व्यक्ति की वृद्धि, तो इसे वार्षिक वृद्धि दर कहा जा सकता है। भारत की आबादी 1951 से 3610 लाख से बढ़कर 2011 में 12,100 लाख हो गई है। ये ग्राफ है, तो ग्राफ आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ये ग्राफ आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम अगर ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे तो ज़्यादा समय लग सकता है। तो सारणी 6.1 और 6.4 के अ और ब को दर्शाते हैं कि 1951 से 1981 तक जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर नियमित रूप से बढ़ रही थी। ये जनसंख्या घनत्व तीव्र वृद्धि की व्याख्या करता है, जो 1951 में 3610 लाख से 1981 में 6830 लाख हो गई है। किंतु 1981 से वृद्धि दर धीरे धीरे कम होने लगी है। इस दौरान जन्म दर में तेजी से कमी आई है। फिर भी केवल 1990 में कुल जनसंख्या 1820 लाख की वृद्धि हुई थी। इस पर ध्यान देना आवश्यक है कि भारत की आबादी बहुत अधिक है। जब विशाल जनसंख्या में कम वार्षिक दर लगाया जाता है, तब उसमें सापेक्ष वृद्धि बहुत अधिक होती है। जब 10 करोड़ की जनसंख्या में न्यूनतम दर से वृद्धि होती है, तब उसमें जुड़ने वाले लोगों की कुल संख्या बहुत अधिक होती है। भारत की वर्तमान जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि संसाधनों एवं पर्यावरण के संरक्षण को निष्क्रिय करने के लिए पर्याप्त है। वृद्धि दर में कमी जन्म दर नियंत्रण के लिए किए गए जा रहे प्रयासों की सफलता को प्रदर्शित करता है। इसके बावजूद जनसंख्या की वृद्धि जारी है तथा 2045 तक भारत चीन के पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे अधिक आबादी वाले देश बन जाएगा। जनसंख्या वृद्धि परिवर्तन की प्रक्रिया, ये हेडिंग है। तो जनसंख्या में होने वाले परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रिया है, जैसे जन्म दर, मृत्यु दर एवं प्रवास। ये जो टर्म है, इसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कि हर एक शब्दावली का अर्थ क्या होता है। तो जन्म दर एवं मृत्यु दर के बीच का अंतर जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्ति में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है, उसे जन्म दर कहते हैं। एवं वृद्धि में एक प्रमुख घटक है, क्योंकि भारत में हमेशा जन्म दर मृत्यु दर से अधिक रहा है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहा जाता है। मृत्यु दर मृत्यु दर में तेज गिरावट भारत की जनसंख्या में वृद्धि के दर का मुख्य कारण है। 1980 तक उच्च जन्म दर एवं मृत्यु दर में लगातार गिरावट के कारण जन्म दर तथा मृत्यु दर में काफ़ी बड़ा अंतर आ गया। इसके कारण जनसंख्या वृद्धि दर अधिक हो गई। 1981 में धीरे धीरे जन्म दर में भी गिरावट आनी शुरू हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप जनसंख्या वृद्धि दर में भी गिरावट आई। इस प्रकार के प्रचलन का कारण क्या था, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो जनसंख्या वृद्धि में तीसरा घटक प्रवास है। लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाने को प्रवास कहते हैं। प्रवास आंतरिक देश, जैसे कि देश के भीतर, और अंतर्राष्ट्रीय यानी कि देशों के बीच हो सकता है। आंतरिक प्रवास जनसंख्या के आकार में कोई परिवर्तन नहीं लाता है।
लेकिन यह एक देश के भीतर जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करता है। जनसंख्या वितरण एवं उसके घटकों को परिवर्तित करने वाले प्रवास को ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके बाद जो अगला टर्म है कि भारत में अधिकतर प्रवास ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर होता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अपकर्षण के कारण प्रभावी होते हैं। ये ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी एवं बेरोजगारी की प्रतिकूल अवस्थाएं होती हैं और नगर का अभिकर्षण प्रभाव रोजगार में वृद्धि एवं अच्छे जीवन स्तर को दर्शाता है। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण घटक होता है। ये केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण को नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या के संरचना को भी परिवर्तित करता है। भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। 1951 की कुल जनसंख्या की 17.29% नगरीय जनसंख्या थी, जो कि 2011 में बढ़कर 31.80% हो गई है। यह एक दशक यानी कि 2001 से 2011 के भीतर 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या 35 से बढ़कर 53 हो गई है। अब हम लोग पढ़ते हैं किशोर जनसंख्या। तो भारत की जनसंख्या का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण इसकी किशोर जनसंख्या का आकार है। यह भारत की कुल जनसंख्या का 5वां भाग है। किशोर प्रायः 10 से 19 वर्ष के आयु के वर्ग के होते हैं। ये भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानव संसाधन है। किशोरों के लिए पोषक तत्वों की आवश्यकता बच्चों तथा वयस्कों से अधिक होती है। कुपोषण से इनका स्वास्थ्य खराब तथा विकास का अवरोधित हो सकता है, परंतु भारत में किशोरों को प्राप्त भोजन में पोषक तत्व अपर्याप्त होते हैं। बहुत सी किशोर बालिकाएं रक्तहीनता से पीड़ित रहती हैं। विकास की प्रक्रिया में उनकी समस्याओं का पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया। किशोर बालिकाओं को अपनी समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनाना चाहिए। शिक्षा के प्रसार तथा इसके सुधार के द्वारा उनमें एक समस्याओं के प्रति जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति अब हम लोग समझ लेते हैं। तो परिवारों के आकार में सीमित रखकर एक व्यक्ति के स्वास्थ्य एवं कल्याण को सुधारा जा सकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 1952 में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया। परिवार कल्याण कार्यक्रम जिम्मेदार तथा सुनियोजित व्यक्तित्व को बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 कई वर्षों के नियोजित प्रयासों का परिणाम है। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2014 वर्ष से कम आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने, शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 से 30 से कम करने, व्यापक स्तर पर टीकारोधी बीमारियों से बचने का छुटकारा दिलाने, लड़कियों की शादी की उम्र को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करने तथा परिवार नियोजन को एक जन केंद्रित कार्यक्रम बनाने के लिए नीतिगत ढांचा प्रदान कराती है। इसके बाद अभ्यास है। तो हम लोग फैक्ट और जो भी दृश्य है यानी कि बार ग्राफ उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो ये जनगणना है। तो एक निश्चित समय अंतराल में जनगणना के अधिकारी जनगणना कराती है। भारत में सबसे पहले 1872 में जनगणना की गई थी। हालांकि 1881 में पहली बार एक संपूर्ण जनगणना की जा सकी। उसी समय से प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होती है। भारतीय जनगणना सांख्यिकी, सामाजिक तथा आर्थिक आंकड़ों का सबसे बृहद स्रोत है। क्या आपने कभी जनगणना की रिपोर्ट देखी है? आप अपने पुस्तकालय में इसे देख सकते हैं। ये शेष विश्व है और ये भारत है। मतलब एक वृत्त में दर्शाया गया है। 17.5 जनसंख्या के मामले में है और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से है 2.4% और विश्व ये पूरे विश्व है। यहाँ एक फैक्ट है कि केवल बांग्लादेश तथा जापान की जनसंख्या घनत्व भारत से अधिक है। बांग्लादेश एवं जापान का जनसंख्या घनत्व ज्ञात कीजिए, मतलब कि कितना है, तो आप देख सकते हैं। ये है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार। जैसे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 16% है, जो कि ये ग्राफ दर्शा रहा है सर्वाधिक। तो और सबसे कम आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, केंद्र शासित प्रदेश में भी आते हैं। और ये जो है ये जनसंख्या घनत्व दर्शाता है, यानी व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है ये ग्रीन कलर का है। तो जहाँ भी ग्रीन है तो समझ लीजिए वहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व मतलब कम है, जो ग्रीन वाला है।
और जो रेड वाला है ये सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। जैसे जैसे बिहार हो गया सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला, और पश्चिम बंगाल। जबकि कम में देखा जाए तो राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है, नागालैंड है, मिजोरम है। ये सबसे कम जनसंख्या घनत्व को दर्शाता है। इसके बाद ये कुछ फैक्ट हैं। तो आंध्र प्रदेश के पुनर्गठित के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना था। 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू और कश्मीर एक लद्दाख में विभाजित कर दिया गया था 5 अगस्त 2019 को। ये देखिए भारत की जनसंख्या वृद्धि दर है 1951 से 2011 के बीच। ये ग्राफ आपका बढ़ा हुआ है, हर समय का ग्राफ है, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद ये भी है एक तरह का ग्राफ। इसके बाद हमको लगता है अभ्यास है, तो इसमें पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या वितरण का एक संरचना में परिवर्तित लाता है। तो आप जो भी ऑप्शन आपको लगता है आप कमेंट में कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन कि जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। तो उच्च जन्म दर, उच्च जीवन दर, उच्च मृत्यु दर या अधिक विवाहित जोड़े। जो भी आपको ऑप्शन लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या वृद्धि का परिणाम दर्शाता है। और अगला क्वेश्चन कि 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति वह है। जो भी आपको ऑप्शन लगता है उसे आप कमेंट कीजिएगा। संक्षेप में कुछ प्रश्न दिया गया है। तो पहला प्रश्न पूछा गया है कि जनसंख्या वृद्धि के महत्वपूर्ण घटकों को व्याख्या करें। 1981 से भारत की जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही थी, इसमें आप संक्षेप में लिखिएगा। आयु संरचना, जन्म दर और मृत्यु दर को परिभाषित कीजिए। प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का कारक क्या है। तीसरा क्वेश्चन है कि जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है। पांचवा क्वेश्चन है कि स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। छठवां क्वेश्चन है 6 नंबर का कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मुख्य विशेषता क्या है। इसके बारे में आप लोग संक्षेप में जो भी आपको नॉलेज होगा वो लिखिएगा। ये रहा कुछ शब्दावलियाँ। तो शब्दावलियाँ अब हम लोग पढ़ लेते हैं। तो अवदाब, अवदाब क्या होता है। तो ऋतु विज्ञान एवं या जलवायु विज्ञान में इसका अभिप्राय अपेक्षाकृत निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों से होता है। अवसादी सेल क्या होता है। तो अवसादी से बनी हुई सेल जिसमें प्रायः परतदार संरचना होती है। आग्नेय सेल वे सेल जो मैग्मा एवं लावा की पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के भीतर में जम जाने वाली बनती है। आधार जनसंख्या तो दिए गए निश्चित समय में किसी क्षेत्र का कुल जनसंख्या आधार जनसंख्या कहलाता है। आश्रित अनुपात, तो आश्रित अनुपात 15 वर्ष से कम एवं 60 वर्ष से अधिक एवं आर्थिक रूप से सक्रिय आयु के लोगों को बीच का अनुपात होता है। इसके बाद उच्चावच और आंतरिक अपवाद, ये तो आप लोग जानते ही होंगे। उपमहाद्वीप भी आप लोग जानते होंगे। किशोरावस्था 10 से 19 वर्ष की आयु को हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। जनसंख्या घनत्व तो इस इकाई क्षेत्रफल में पाए जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, ये तो आप जानते होंगे। जनसंख्या में वृद्धि दर, ये भी जानते हैं। जन्म दर पिछला वीडियो मतलब पिछला टर्म में हम लोग पढ़े थे। जलोढ़ मैदान किससे कहते हैं। तो नदियों द्वारा बहकर लाई गई महीन गाद या फिर शिलाकणों वाली कांप अथवा जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपण से बना समतल भूभाग जलोढ़ मैदान कहलाता है। जीवन प्रत्याशा क्या कहता है। तो प्रत्येक व्यक्ति की औसत आयु को हम जीवन प्रत्याशा बोलते हैं। जीवों, तो ये एक ऐसी जलवायु दशाओं वाले क्षेत्र में विभिन्न वर्गों में पाए जाने वाले पादप समूह है। झील तो एक जलराशि जो पृथ्वी की सतह को गर्त गड्ढे में हो और चारों ओर से पूर्णतः स्थल से घिरी हो, उसे हम झील बोलते हैं। नवीन पर्वत, निमज्जन, तो जलवायु विज्ञान को वह जलवायु विज्ञान में यह हवा के नीचे जाने वाली गति है। भूगर्भ विज्ञान में इसका अभिप्राय धरातल की सतह के नीचे धंसने से क्रिया से है। नेशनल पार्क, तो ये एक आरक्षित क्षेत्र जहाँ प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु एवं प्राकृतिक पर्यावरण को सुरक्षित रखता है, उसे हम नेशनल पार्क कहते हैं।
और पठार मतलब विस्तृत ऊपर उठा हुआ भूभाग जिसके ऊपर का भाग अपेक्षाकृत समतल और किनारे तेज ढाल बने हो उसे हम पठार बोलते हैं। इसके बाद ये भी कुछ टर्म हैं जैसे कि पर्यावरण क्या है, पर्वत क्या है, पशु पक्षी प्रवसन आप लोग समझते ही होंगे, पारिस्थितिक तंत्र पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके थे, भारतीय मानक समय जो कि 82.5 डिग्री मतलब बोल सकते हैं 82 डिग्री 30 मिनट का जो देशांतरी है। फिर भूगर्भी प्लेट, भूसनती ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। मृत्यु दर, मानसून क्या होता है, मिलियन ऑफ प्लस सिटी मैदान, लैगून लिंगानुपात, वनस्पति वलय, स्थलमंडल ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो भी आपको लगता है नया टर्म है तो उसे आप पढ़ लीजिएगा। तो ये रहा हम लोगों का मतलब चैप्टर 6। इसके बाद अगला क्लास होगा यानी कि ये हम क्लास 10 होगा, यानी कि जो ये हम लोग पढ़ रहे थे ये क्लास 9 का पढ़ रहे थे। ये हमको लगता है कि ये क्लास 9 का लास्ट चैप्टर था जनसंख्या। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।